देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दूसरे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर किसानों की पद यात्रा 228 किलोमीटर दूर जाने वाली थी दोस्तों। इसके बाद बीजेपी सरकार के द्वारा ऐसा रवैया अपनाया गया कि बताएंगे आगे क्या बवाल हुआ है दोस्तों। जिसके बाद खनौरी बॉर्डर पर नया मोर्चा लगा दिया गया है और खूंटा गाड़कर किसानों ने कहा कि 28 तक नहीं हिलेंगे। बताएंगे कैसे किसानों ने बीजेपी के नाक में दम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के दोनों जा रहे हैं दोस्तों। बताएंगे प्रियंका गांधी की बड़ी रैली और सभाएं कराने के पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वंदे मातरम के मामले को लेकर अमित शाह के एक एक सवाल का दिया गया है जवाब। बताएंगे सोनिया गांधी एफआईआर की शिकायत को लेकर भी क्या बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि किसानों की पदयात्रा खनौरी बॉर्डर पर चल रहे हलचल और देश में बन रहे माहौल से पता चल रहा है कि किसानों का आंदोलन धीरे धीरे करके और ज्यादा बड़ा और प्रचंड होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बैनर तले किसानों के खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर के रास्ते में हरियाणा के द्वारा प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया दोस्तों। यानी किसानों ने ऐलान किया था कि वो 16 तारीख को 228 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यानी 51 किसान अपनी पदयात्रा करते हुए 228 किलोमीटर की यात्रा को नापते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। 29 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी के अंदर किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा और ये पदयात्रा प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों के खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर निकाली जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने हरियाणा पंजाब सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी दोस्तों। खनौरी अंतरराज्यीय सीमा पर हरियाणा वाले हिस्से के अंदर प्रशासन ने कंक्रीट के अवरोधक बना दिए और सोचिए कि पहले ट्रैक्टर आने के लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे दोस्तों। लेकिन 51 किसान जो पदयात्रा करना चाहते हैं बिना ट्रैक्टर के पैदल जाना चाहते हैं उनको रोकने के लिए भी दीवारें खड़ी कर दी गई है। जिंद जिले के अंदर पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि किसानों के पदयात्रा की अनुमति उनको नहीं दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अंतरराज्यीय सीमा पर पंजाब के हिस्से से संवाददाताओं से बात करते हुए अलग अलग हिस्सों से 51 किसानों के पदयात्रा में शामिल होने को लेकर कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा निकालना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमको यात्रा नहीं निकालने देना चाहते। हमारे साथ में 200 के आसपास और भी साथी यात्रा में शामिल होना चाहते थे। ऐसे में किसानों ने कहा कि हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो हमने भी फैसला लिया है कि 28 तारीख तक हम लोग यहीं पर बैठेंगे और हम पूरी तैयारी करके आए हैं। मोर्चा ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा और भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले संभावित ट्रेड डील के मामले को लेकर आंदोलन जारी है दोस्तों। ऐसे में डल्लेवाल ने कहा कि अगर कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए केंद्र के अधिकारी या मंत्री बातचीत के लिए बुलाते हैं तो किसान उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम मुख्यमंत्री वगैरह से बातचीत नहीं करेंगे। प्रशासन ने दिल्ली जाने वाले किसानों की संख्या 51 से कम करने की मांग रखी थी। इस पर किसान संगठनों ने कहा कि ठीक है, हम 41 लोगों का जत्था भेजने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन प्रशासन 41 के लोगों पर भी सहमति नहीं हुआ। यानी प्रशासन चाहता है कि 10, 12, 15 लोग जाएं केवल और 41 में भी दिक्कत आ रही है दोस्तों। यानी सोचिए कि पहले किसान दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर चले जाते थे दोस्तों, लेकिन जब से आंदोलन हुआ बीजेपी के लोगों ने ट्रैक्टर का जाना तो बंद कर ही दिया। अब पदयात्रा भी नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा लग चुका है, खूंटा गाड़ दिया गया है और 28 तारीख तक मोर्चा चलता रहेगा दोस्तों। यानी 28 अगस्त तक शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहेंगे। फिर 29 तारीख का क्या प्लान है इस बारे में किसानों ने नहीं बताया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा आंदोलन किसानों का हो सकता है दोस्तों। यानी खनौरी बॉर्डर के बाद देश के अलग अलग राज्यों के अंदर भी आंदोलन की रूपरेखा तय की जा सकती है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाला है दोस्तों, जो खासकर किसानों से जुड़े हुए मामले को लेकर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, इस तरीके का अंदेशा जताया जा रहा। तो किसानों ने पहले ही डील से पहले ही बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की शुरुआत कर दी है। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर युवाओं के आंदोलन के बाद अब किसानों का आंदोलन जो धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ता जा रहा है, इससे देश की आम जनता को भी काफी उम्मीद है कि बीजेपी वालों को बैकफुट पर धकेला जाएगा और कम से कम किसान तो बीजेपी से जल्दी मानने वाले नहीं है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर देहरादून 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना आगाज करने जा रही है। राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के परिवार के लोगों से मुलाकात की दोस्तों। न्याय सुनिश्चित करने का वादा राहुल गांधी ने किया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जब उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे थे दोस्तों, तो उन्होंने रैली की थी और उनके रैली में भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला था, जिसके बाद बीजेपी वाले इतने ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद उनके रैली स्थल का शुद्धिकरण कराने के नाम पर यानी शुद्धिकरण के नाम पर उनका अपमान किया जाता है दोस्तों। और गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण के नाम पर जो हरकत की गई है, उसके बाद पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके का आंदोलन किया दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर भी एक बड़ी नाराजगी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में देखने को मिला दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के दोनों अब उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। पार्टी को उत्तराखंड से मिल रहे समर्थन के बाद पूरी उम्मीद है कि राज्य के अंदर सरकार बनाई जाएगी दोस्तों। देहरादून 2027 के चुनाव के लिए एक सेंटर बनने जा रहा है, जहां पर ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। सितंबर में उत्तराखंड का दौरा होगा और केसी वेणुगोपाल भी उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू भी प्रेस
कॉन्फ्रेंस करेंगे उनको भी न्योता दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर ओपीएस मॉडल यानी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का मॉडल हिमाचल प्रदेश से लाया जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश वाला वादा उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा उन सभी लोगों से दोस्तों जो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार से प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश वाला फॉर्मूला उत्तराखंड के अंदर लागू करके एक बड़े मैसेज देने की तैयारी चल रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सुप्रिया श्रीनेट की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है। दोस्तों सुप्रिया श्रीनेट कहती हैं कि कांग्रेस को बीजेपी से राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रीय ध्वज पर और राष्ट्रीय गान पर और राष्ट्रीय गीत पर कोई सर्टिफिकेट की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। और कांग्रेस ने तिरंगा तब उठाया जब तिरंगा उठाने पर अंग्रेजों की गोली खानी पड़ती थी और वंदे मातरम गाने पर अंग्रेजों के जेल में जाना पड़ता था। हमने जंगे आजादी लड़कर इस देश को आजाद कराया है, आपकी तरह अंग्रेजों की मुखबरी नहीं की है। आप तो आज भी राष्ट्रीय गीत पर राजनीति करने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सच सुनिए। 1875 के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। 1882 के अंदर वंदे मातरम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ और इसमें अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ी गई। दोस्तों 1896 के अंदर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में तत्कालीन अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया था। 1906 से 1910 ब्रिटिश शासन ने वंदे मातरम को प्रतिबंधित किया और गाने पर गिरफ्तारियां हुई। 1930 के अंदर सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़कने पर गीत विवादित होने लगा। 28 सितंबर 1937 को बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर वंदे मातरम के बारे में कुछ चिंताएं जाहिर की और कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर कुछ स्टैंड लेना चाहिए। 16 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखकर उनसे सलाह मांगी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वंदे मातरम पर क्या स्टैंड होना चाहिए। 19 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा कि सलाह दी कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद यानी केवल 2 जो पैराग्राफ है उनको वर्किंग कमेटी के अंदर अपनाया जा सकता है, उसको मान्यता दी जा सकती है। 17 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वंदे मातरम के संबंध में पत्र लिखा। 20 अक्टूबर 1937 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी के पत्र का जवाब दिया। 26 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, वंदे मातरम के संदर्भ में पत्र लिखा। 28 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसके सदस्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और गोविंद वल्लभ पंत के साथ साथ आचार्य कृपलानी जैसे लोग थे, उन्होंने सर्वसहमति से प्रस्ताव को पारित किया और वंदे मातरम के पहले 2 पैराग्राफ को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में उसी स्वरूप में अपनाया जो 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनाया था। यानी कहने का मतलब केवल 2 पैराग्राफ को स्वीकार किया गया। 14 से 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत की आजादी का जब उत्सव चल रहा था, जब पंडित जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला एक बयान दिया था दोस्तों, भाषण दिया था जो काफी वायरल हुआ था और उस समय सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया था। ये भी एक तथ्य है। इसके बाद 80 साल से ये राष्ट्रीय गीत भारत का बना हुआ है, जिसको लेकर सभी लोग गर्व की अनुभूति करते हैं दोस्तों। लेकिन बीजेपी वाले कांग्रेस और नेहरू को बदनाम करने के चक्कर में महात्मा गांधी से लेकर पटेल, बोस, आचार्य कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत सब महानायकों को बदनाम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तुष्टिकरण कर रहे थे क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गलत सलाह दी थी? इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। 1986 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी हर बैठक में वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान, जनगण मन सब करवा रही है, तो इसे भाजपा वालों को क्या दिक्कत है? बीजेपी और आरएसएस ने अपनी शाखाओं और कार्यालयों पर कभी वंदे मातरम या हमारा राष्ट्रीय गान, जनगण मन नहीं करवाया। आरएसएस के ग्रंथों या साहित्यों में एक बार भी इस गीत का उल्लेख नहीं है। आरएसएस वाले हमेशा नमस्ते सदा वसले गीत गाते हैं, जो राष्ट्र का नहीं बल्कि संगठन का महिमा मंडन करने वाला गीत है। फिर सवाल पूछा गया कि आरएसएस वालों ने आजादी से पहले कितनी बार वंदे मातरम गाया? आरएसएस ने कितने साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? किसने? फजलुल हक और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार चलाई। ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद एक और सवाल ये है कि कौन अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की तरकीब बताता था? इसका जवाब देना। और जब देश के महानायक आजादी की जंग लड़ रहे थे, तब किसके पूर्वज अंग्रेजों के साथ खड़े थे? वंदे मातरम पर एक सोच गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की है, दूसरी युवाओं पर पैलेट गन चलवाने वाले अमित शाह की है। कितना आसान है फैसला। कौन वंदे मातरम का सम्मान करता है, कौन उस पर ओछी राजनीति करता है, ये बात सबके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सही बात है और अमित शाह गलत चक्कर में पड़ चुके हैं वंदे मातरम के मामले पर कांग्रेस पार्टी को घेरना ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और 16 अगस्त की छुट्टी महारानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में हम लोग करेंगे। यानी अखिलेश यादव ने एक बड़ा वादा किया है लोधी समाज से जुड़े हुए एक बड़े प्रतीक चिन्ह को लेकर, यानी महारानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में सपा मैदान में का नारा भी लगा दोस्तों। और उन्होंने वादा किया है कि 15 तारीख तक तो देश में छुट्टी होती ही है, यानी 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो छुट्टी होगी ही होगी। लेकिन इसके साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 16 अगस्त को यानी जब अवंतीबाई लोधी जी का जयंती मनाया जाए तभी छुट्टी हो। तो कहने का मतलब 15 और 16 2 दिन छुट्टी का प्रावधान करेंगे अखिलेश यादव सरकार में आते हुए, यानी 27 के चुनाव को लेकर ये भी एक बड़ा वादा उनका रहेगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा परिसीमन से ज्यादा जरूरत है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। यानी बीजेपी बताए कि 2014 से अब तक देश की सीमा पर क्या क्या बदला है, 2014 में देश का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता का कहना भी एकदम सही है। अभी हाल फिलहाल के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ सेक्टर के अंदर भारत और चीन की सेना के बीच में आपसी तनातनी की खबर सामने आई थी और ऐसे अलग अलग भारत के क्षेत्रों पर बार बार चाइना दावा करने की कोशिशें करता है। तो बीजेपी के लोग सीटों का परिसीमन करवाने यानी जो डिलिमिटेशन बिल को पास करवाने की होड़ में लगे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन बिल पास हो जाए ताकि अपने हिसाब से सीटों को डिजाइन कर सके और विपक्ष की आखिरी उम्मीद यानी जो चुनाव है उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे में भाजपा सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर अखिलेश यादव ने अपने पुराने साथी जयंत चौधरी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। दोस्तों अखिलेश यादव ने हंसी चुटकुले वाले बयान में कहा कि कुछ गठबंधन भी हमसे गलत हो गए, चवन्नी को हम लोगों ने रुपया बना दिया और फिर वो हमको छोड़कर चले गए। पहले गांजा गोरखपुर में ज्यादा बिकता था, आजकल लखनऊ में भी खूब बिक रहा है। जो गांजा नहीं रोक पाए वो प्रदेश क्या चलाएंगे। इसके बाद आगे कहते हैं अखिलेश की बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणाम को देखकर ये इंडिया गठबंधन वाले लोकसभा में 37 सीटें जीत चुके हैं और हम लखनऊ के अंदर SEL कंपनी लेकर आए, 10,000 करोड़ का निवेश हम लोगों ने करवाया जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहां निकले। नोएडा में सैमसंग की कंपनी समाजवादी पार्टी लेकर आई। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से उपलब्धियों के इर्द गिर्द आम जनता के बीच में जाए, यानी आम जनता ये सवाल पूछेगी कि बीजेपी नहीं तो किसको वोट दे, तो सीधा सीधा जवाब होना चाहिए सपा को दीजिए। और उसके पीछे अखिलेश यादव जी के एक्सप्रेसवे से लेकर नए नए इन्वेस्टमेंट और तमाम तरीके की उपलब्धियों को लाइन से गिनवा देना चाहिए। लैपटॉप भी अखिलेश यादव ने बांटा था दोस्तों। तो ऐसे में अच्छा खासा अखिलेश यादव ने काम किया हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसकी रिकॉल वैल्यू काफी ज्यादा है, यानी लोग अखिलेश यादव को याद करते हैं और अगर उसको पुश मिल जाएगा दोस्तों तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अता पता लगेगा नहीं। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर 2 दिन पहले बाबा रामदेव का एक बयान आता है दोस्तों जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत के अंदर पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और पेपर के साथ साथ अगर देखें तो इंटरव्यू के दौरान अपने लोगों को सेट किया जाता है, यानी इंटरव्यू में भी करप्शन की बातें कर रहे थे बाबा रामदेव जी। और इसके बाद 2 दिनों के बाद फिर उनका बयान आता है दोस्तों और इस बार उनके बयान में फिर से और ज्यादा परिपक्वता देखने को मिलती है, यानी मैच्योरिटी देखने को मिलती है। और वो कहते हैं कि ये हकीकत है कि देश के अंदर छात्रों का भविष्य गर्त में है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को बचाना हम लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन करो, केवल अराजकता मत फैलाओ, बाकी आदमी ह्यूमन से जुड़े हुए इंसानियत से जुड़े मामले को लेकर हम लोगों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में बाबा रामदेव अचानक से ऐसा लग रहा है कि अपना मोड चेंज कर रहे हैं दोस्तों, यानी पहले मोदी का जाप जपते थे, अब उनको अपने युवाओं की भी याद आने लगी है। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा रामदेव लगातार 2 बैक टू बैक इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में खासकर जो बाबा रामदेव को समझ चुके थे कि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का जाप जपते रहते हैं। 2014 में तो उन्होंने वादा किया था कि 30-35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, लेकिन अब तो एथेनॉल बट रहा है दोस्तों। तो इसे कहीं ना कहीं बाबा रामदेव की आंखें क्या वाकई खुली है या फिर ये कुछ टेम्पररी बातें कर रहे हैं ताकि युवाओं के बीच का समर्थन इनको बना रहे। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, क्या बाबा रामदेव पर भरोसा अभी किया जा सकता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 12 अगस्त को पुलिस को निर्देश दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ गिरफ्तारी समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में सांसदों, विधायकों, राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों पर कानून समान रूप से लागू होगा। शुभेंदु अधिकारी का ये निर्देश बीजेपी के राज्यसभा के सांसद नागेंद्र नाथ राय, जिन्हें अनंत महाराज कहा जाता है, उनके नाम से जाना जाता है दोस्तों, की टिप्पणी को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच आया है। भाजपा के सांसद को ज्ञान का प्रकाश मिला दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के नेता ने उस ज्ञान के प्रकाश को देते हुए देश की जनता को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक वॉर अपराधी थे, यानी एक युद्ध अपराधी थे और आजादी की लड़ाई में उनके नेतृत्व और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। यानी उनका मानना है कि आजाद हिंद फौज जो देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी सरदार पटेल ने बनाया है वो भी गलत तथ्य है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भाजपा वाले जानबूझकर दोहरे मापदंड से काम करते हैं दोस्तों, यानी कभी नेताजी का विरोध करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जाती
आती है और कभी नेताजी पर उल्टी टिप्पणी करते तो कहते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और केवल बोल ही रहे हैं। वास्तविकता से तो कोई लेना देना है नहीं दोस्तों। साथ साथ हरियाणा को लेकर एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी पंजाब विधानसभा में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी। और सैनी रविवार को माड़ा फार्म 2 बुर्जी में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। कहने का मतलब यह कि नायब सिंह सैनी पंजाब की जिम्मेदारी संभाल रहे और वो कह रहे हैं कि अकालियों के साथ में गठबंधन नहीं होगा, अकेले लड़ेंगे। लेकिन सबको पता है कि आखिरकार पंजाब में बीजेपी वाले अकाली के साथ में गठबंधन करेंगे ही करेंगे दोस्तों। सुखबीर बादल से बार बार मोदी की मुलाकात और उसके बाद अमित शाह का फोन करना, ये सारी चीजें इस बात के संकेत देती है कि अब बीजेपी वाले शिरोमणि अकाली दल के साथ में गठबंधन करके स्थिति को पलटने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो जहां पर जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो एक मांग की जा रही थी कि जो सबसे बड़ी संस्थान है नीट से जुड़ी हुई उस पर बैन लगाना चाहिए, उसको एग्जाम नहीं करवाने देना चाहिए। अब ऐसे में एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है दोस्तों, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि इसने नोटिस जारी किया था कि वह यूजीसी एनईटी जून 2026 के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए पेपर फिर से कराएगा। इसके लिए शेड्यूल भी जारी किया गया दोस्तों। इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर 2026 को शिफ्ट 1 में कराया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये पूरा का पूरा एग्जाम कराया जाएगा। ऐसे ही कॉमर्स के लिए 9 सितंबर को 2026 यानी इसी साल सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ऐसा होगा। वहीं पर सोशियोलॉजी 10 सितंबर 2026 शिफ्ट 1 सुबह 9 से 12। कहा है कि कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाएगा। सवाल यह है कि एनटीए एक अच्छा पेपर क्यों नहीं करवा पा रहा है, यानी यूजीसी नेट के पेपर में अब ये पूरा का पूरा कांड सामने आ रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी संस्थान जो पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बीजेपी सरकार को करना चाहिए कि एग्जाम्पल बने, ये बात है दोस्तों। लोग पूछ भी रहे हैं, आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अंबेडकर नगर के अंदर आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या कर दी गई दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर दावा किया जाता है कि कानून का इकबाल है। किस तरीके का इकबाल है दोस्तों की एक आईपीएस अधिकारी के परिवार के एक व्यक्ति को इतने दर्दनाक तरीके से मारा गया है दोस्तों। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया जाएगा तो फिर गोदी मीडिया वाले आकर बताने लगेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम नहीं है और तमाम तरीके की इमेज बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। और यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को लेकर जग जाहिर सब कुछ करना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग अपडेट की तरफ जहां पर पवन खेड़ा का एक बयान आता है। उन्होंने भी कहा कि एनटीए का जो ये पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है और दोबारा से ये लोग एग्जाम करवा रहे हैं। तो ऐसे में चंदा चोरी की तरह, राम मंदिर के चंदा चोरी की तरह यहाँ पर भी इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। ये अकाउंटेबिलिटी से कन्नी काट काट कर भाग रहे हैं। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा गठबंधन बनेगा, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। क्या क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ ही गठबंधन रखेंगे या फिर कोई नया विकल्प देखेंगे। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर बोल दिया गया है कि जो वर्तमान गठबंधन है वही गठबंधन रहेगा। मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो प्रयास एक अच्छे खासे गठबंधन की नींव रख सकता है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तो रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के नेता आपस में भिड़ भी जाए, अंतोगत्वा जाएगी बात तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास, और वो जो फैसला लेंगे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से लेंगे, जैसा उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किया था दोस्तों। और राहुल अखिलेश की मुलाकात के बाद गठबंधन का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद पूरी तरीके से स्थिति बदल गई। साथ ही साथ बीजेपी अपने संगठन के अंदर कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है। ये अपडेट देते हुए अजय सरीन ने बताया कि जो नितिन गडकरी है उनको वापस से पार्टी संगठन में भेजा जा सकता है। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सकता है। स्मृति ईरानी को वापस से बीजेपी के संगठन के अंदर लाया जा सकता है। कुछ सीनियर यूनियन मिनिस्टर को भी संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को रिसफल करने की पूरी कोशिश चल रही है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी क्या केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों का इस्तीफा लेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठ रहा है तो नरेंद्र मोदी पर उठ रहा है। और आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर एलन मस्क ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि भारत के अंदर भी बार बार बीजेपी सरकार के द्वारा कई सारे सोशल मीडिया हैंडल को रोक लगा देती है दोस्तों। भारत के अंदर विद हेल्ड कर देती है। ऐसे में लोग सवाल पूछते रह जाते हैं कि आखिर क्या गलती थी। बाद में पता चलता है कि जो मजबूत मानसिकता के लोग हैं, जो देश के अंदर एक बदलाव चाहते हैं, उन लोगों को ही जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पूछा जाता है कि बताइए किसके कहने पर आपने कंटेंट को हटाया है, तो इसका जवाब भी उनके पास नहीं होता, क्योंकि प्राइवेसी की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोग करते हैं दोस्तों। ऐसे में अब ये जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि एलन मस्क ने कहा कि हमको जो सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा जाता है, यानी सरकार कहती है
कि ये करो वो करो, तो अब हम फैसला ले रहे हैं कि अब जब भी हमसे बोला जाएगा कि किसी को हटाओ, किसी के पोस्ट को हटाओ, तो फिर हम इस बारे में डिटेल में जानकारी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा देंगे। यानी किसी को भी गफलत में नहीं रखा जाएगा, किसी को भी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रखा जाएगा, सबको साफ साफ बता दिया जाएगा। और ये बिल्कुल सही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एलन मस्क अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं तो सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर, दोस्तों ऐसे में उन्होंने अब ये फैसला ले लिया है। देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ पेपर लीक की राजधानी बन चुका है बिहार। तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब छात्र पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको पीटा गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया और राज्य में आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ AK-47 इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया अखिलेश यादव के द्वारा। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर CJP के सौरभ दास ने केंद्र सरकार को घेरते हुए लोकसभा में कुछ नहीं पूछने के लिए युवाओं से जुड़े सवाल को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। यानी जिस तरीके से संसद की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, दोस्तों उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं युवाओं के साथ किए जा रहे धोखे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्सप्रेस किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जिस तरीके से अब अपना रुख बदल रहे हैं, दोस्तों राहुल गांधी के स्वागत को लेकर एक बड़ा माहौल जो बनाया जाता है वो अब बनने लगा है। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके डायनेमिक्स शिफ्ट होती जा रही है, कौन कहां जाएगा और कैसे जाएगा इसके बारे में जल्द पता चल जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत